नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसे दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हैं। आपने कितना पढ़ा है दोस्तों, रिविजन के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अंत तक आपको जरूर से देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले दोस्तों ये देख लीजिए, ये आजकल दोस्तों ऐसा चल रहा है, ये देखिए, मेरे भाई तू समझता क्यों नहीं है। आप देखिए, सिर्फ फिजिकल निकालने से तू भर्ती नहीं हो गया, अभी रिटर्न भी बाकी है तेरा। ये दोस्तों मेरे को सही लगा और कई अभ्यर्थी को लग भी रहा है कि फिजिकल निकल गया है, वो भर्ती हो गए हैं। अभी दोस्तों आपको बहुत मेहनत करनी है, रिटर्न एग्जाम दोस्तों आपको निकालना है, क्योंकि दोस्तों 1521 पद हैं, सिर्फ इतने ही पद दोस्तों भरे जाएंगे। तो जी जान से दोस्तों लग जाइए। और ये भी दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है, ये आजकल इस तरह का भी चल रहा है। तो इस पर आप दोस्तों क्या सोचते हैं, ये सही है नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, वंदे मातरम योजना कब से प्रारंभ हुई। जो अभ्यर्थी नए हैं उनके लिए ये प्रश्न भी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। जो पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने थोड़ा बहुत उत्तराखंड को पढ़ लिया तो उनके लिए बिल्कुल आसान है और उनका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो वंदे मातरम योजना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004 में दोस्तों ये आई थी और 9 जनवरी 2004 से दोस्तों ये शुरू हुई थी। तो ये आपको डेट सहित याद रखना है। इसमें यह है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसमें निःशुल्क उपचार दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2004। अगला प्रश्न है, गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड के किस झील के विकास की योजना है। तो काकड़िया झील दोस्तों कहाँ है, किस राज्य में है भारत के, तो गुजरात में है। एक प्रश्न दोस्तों आपका ये बन गया है। नैनी झील दोस्तों नैनीताल वाले होगी। वासुकी ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग, यहाँ होगी रुद्रप्रयाग टिहरी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सूर्यधार झील, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो कि देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो गुजरात की काकड़िया झील के तर्ज पर दोस्तों इस झील का विकास किया जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न ये मिल सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल थे। अब दोस्तों राज्यपाल से भी प्रश्न बनता है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूकेपीएससी भी पूछ चुका है यहाँ तक, तो सभी दोस्तों आयोग पूछ चुके हैं इस प्रश्न को। तो तीसरे क्रम के दोस्तों पूछा है, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये प्रश्न दोस्तों आसान है। तो पहली महिला राज्यपाल दोस्तों यहाँ पर उत्तर होगा मार्गरेट अलवा। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल, तो पहले दोस्तों कौन आए, पहले आए सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे दोस्तों सुरजीत, फिर उसके बाद सुदर्शन दूसरे नंबर पर। फिर दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है तीसरे क्रम के राज्यपाल, तो BL जोशी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरे नंबर के दोस्तों। और किस राज्यपाल का कार्यकाल अभी तक दोस्तों जितने भी राज्यपाल हुए इनमें से सबसे कम रहा है, ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा, उत्तराखंड के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है अभी तक, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला महाधिवक्ता कौन थी। जबरदस्त क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला महाधिवक्ता कौन थी, ये आपको दोस्तों बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ललिता प्रसाद नैथानी। पहले महाधिवक्ता दोस्तों कौन थे, मेहरबान सिंह नेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हिमालय का पाद ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हिमालय का पाद शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया। तो रुड़की दोस्तों नगर निगम कब बना, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में दोस्तों रुड़की नगर निगम बना था, बिल्कुल आपको याद रखना है। हल्द्वानी हरिद्वार दोस्तों 2011 में, और रुड़की दोस्तों का बना था 2013 में। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को किल्लर माउंटेन कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंचाचूली, त्रिशूल, कामेट या नंदा देवी। तो किल्लर माउंटेन दोस्तों कहा जाता है, नंदा देवी पर्वत को कहा जाता है। कई बार दोस्तों प्रश्न बनता है, इनकी ऊंचाई सभी की याद रख लीजिएगा। नंदा देवी की दोस्तों 78-20 है, सॉरी नंदा देवी की दोस्तों 78-17 है। त्रिशूल की दोस्तों 71-20 है, वो इसको बताने के चक्कर में ये हो गया। तो त्रिशूल की दोस्तों यह है 71-20, कामेट की है 77-56, पंचाचूली दोस्तों कई बार आ चुका है 69-04, ये भी याद रखिए। और नंदा देवी की दोस्तों 78-17, 78-17, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, झूपिया आभूषण पहना जाता है।
झूपिया दोस्तों आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है दोस्तों, ये पहना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी गले में। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम बन सकता है, परीक्षा वाणी आपने पढ़ी है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गले में। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में? राज्य की सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में दोस्तों? ऑप्शन के अनुसार देखते हैं यहाँ पर, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर या चंपावत। तो ये दोस्तों यहाँ पर बताना है किस जनपद में सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर। बागेश्वर की दोस्तों कम जनसंख्या और क्षेत्रफल की जनपद का कम है दोस्तों, ये हो जाएगा चंपावत। तो दोनों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिपहिया किस प्रकार का नृत्य है? तो सिपहिया दोस्तों यानी कि जो सैनिक होते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा देश प्रेम नृत्य। तो सिपहिया नृत्य किस प्रकार का है? देश प्रेम की भावना जगाने वाला दोस्तों नृत्य, जबरदस्त नृत्य होता है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब जोश जग जाएगा कि आपको भर्ती होना है इस तरह का दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पर्वतीय शीतोष्ण वनों की ऊंचाई, पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना रहेगा। पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर। बिल्कुल याद रखिएगा, पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर। तो जल्दी जल्दी दोस्तों हम चलेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। अगला प्रश्न है, ओक की प्रजाति मोरू। तो मोरू, ओक की प्रजाति दोस्तों क्या है? मोरू है। तो मोरू का वृक्ष पाया जाता है कहाँ? पाया जाता है पतझड़ वनों में, कोणधारी वनों में, पर्वतीय शीतोष्ण वनों में या उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों में। अगर इसका सही उत्तर दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो आया सोचा है आप बिल्कुल कर दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय शीतोष्ण वनों में ओक की प्रजाति मोरू का वृक्ष पाया जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मिरासी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। तुरही, मसकबिन, मसकबिन दोस्तों स्कॉटलैंड से आया था, इकतारा या सारंगी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सारंगी ये लोग बचाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, बरमी बुग्याल कहाँ है? बरमी बुग्याल कहाँ है दोस्तों? बरमी बुग्याल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग में। कसनी खरग बुग्याल भी यही है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने रखा था? जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बन सकता है। भगत सिंह कोश्यारी, हेमंत नंदन बहुगुणा, एनडी तिवारी या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर दोस्तों नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी ने राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा गया था दोस्तों। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसको लेकर ये प्रश्न है। तो फिर 1973 में दोस्तों स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? मनसा, चंडी, माया, ये दोस्तों तीनों हरिद्वार में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है दोस्तों माया देवी को। तो माया देवी इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य में पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? राज्य में दोस्तों पुलिस व्यवस्था कब से लागू है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1874 से। कई बार उससे प्रश्न पूछा जा चुका है पुराने पेपर में भी, तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान प्रश्न है। तो 1874 बिल्कुल याद रखिएगा। कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो माड़ा गांव, मोटाड़ गांव या दोनों। तो माड़ा गांव को दोस्तों हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो माड़ा गांव दोस्तों आप सभी को पता है कि चमोली में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? पद्म बहादुर मल्ल, विनोद गोसाई, हरिश्चंद्र रावत या हरि सिंह। तो हरि सिंह दोस्तों इनका संबंध मुक्केबाजी से, पद्म बहादुर इनका भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र रावत। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे, जहां तक मुझे याद है 1965 या कब दोस्तों ये चढ़े थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, पटवारी, घराट एवं चाय किसकी पुस्तक है? किन की पुस्तक है दोस्तों? परीक्षा वाणी में प्रश्न आपको मिल जाएगा। पटवारी, घराट एवं चाय, घराट नहीं दोस्तों घट जो होते हैं। तो पटवारी, घराट एवं चाय किन की पुस्तक है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर एस टोलिया, डॉक्टर आर एस टोलिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो याद रख लीजिए, पटवारी, घराट एवं चाय आर एस टोलिया की दोस्तों पुस्तकें हैं, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो 7 जून 1955 में दोस्तों इसका गठन हुआ था, राजभाषा आयोग का। इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो ये थे दोस्तों बीजी खेर, तिलक नहीं करना है, बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
केदारनाथ आपदा के कारण मलबे में समाये किस कुंड को अभी हाल ही में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने खोज निकाला था। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों उत्तरकाशी में है। निम्न दोस्तों 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य दोस्तों ये भी नीम को ही सौंपा गया था। हंस कुंड और रेतस कुंड, हवन कुंड, उदक कुंड दोस्तों सभी के सभी कुंड का है केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में है। और किस कुंड को दोस्तों निम्न ने अभी हाल ही में खोज निकाला है केदारनाथ में मलबे में दोस्तों समा गया था ये। और इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उदक कुंड। तो उदक कुंड किस जनपद में है या किसके समीप है, तो ये भी बन सकता है एग्जाम में। तो केदारनाथ में दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो उदक कुंड इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से कर देना है, हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला है बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा योग ध्यान बद्री। ये सभी की बद्री दोस्तों चमोली में है और चतुर्मुखी मूर्ति दोस्तों ये योग ध्यान बद्री में लाई जाती है। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शक्ति पीठ पूर्णागिरि में सती माता का कौन सा अंग गिरा था दोस्तों। ये पौराणिक मान्यताएं हैं। और ये शक्तिपीठ पूर्णागिरि दोस्तों ये कहाँ है, ये दोस्तों चंपावत में पड़ता है टनकपुर के पास। और सबसे लंबी अवधि वाला दोस्तों मेला भी यहीं लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभि। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टिम्बरसेन महादेव कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये है चमोली जनपद में टिम्बरसेन महादेव। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गुदिया खाटल किसका पुराना नाम है, बन सकता है एग्जाम में। तो कालसी कालकूट विकासनगर दोस्तों चूर्णपुर था। तो गुदिया खाटल दोस्तों ये हो जाएगा ट्यूनिका दोस्तों ये पुराना नाम था गुदिया खाटल। तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव ओली किस जिले के निवासी थे। एक प्रश्न दोस्तों आपका ये बन गया कि काली कुमाऊं का शेर नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों। ये जाना जाता है हर्षदेव ओली को। वहां पर हर्षदेव जोशी होगा, हरकदेव जोशी होगा, ऐसे ऐसे ऑप्शन होंगे। तो याद रखिएगा काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली को। तो किस जनपद के दोस्तों निवासी थे, चंपावत के दोस्तों निवासी थे। खेती खान चंपावत दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1890 में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, बिल्कुल याद रखिएगा। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य दोस्तों कौन, भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत का दोस्तों बिल्कुल नाम आपको याद रखना है, भवानी सिंह रावत याद रखेगा। अगला प्रश्न है किसको परमवीर चक्र मिला है दोस्तों। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला है। जी हाँ दोस्तों मिला है। मेजर शैतान सिंह दोस्तों इनको भी परमवीर चक्र मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों को दोस्तों, इन दोनों को परमवीर चक्र दोस्तों भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान दोस्तों यानी कि परमवीर चक्र इन दोनों को मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह इन दोनों को मिला है। बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उद्योगों एवं संबंधित स्थानों में से कौन सुमेलित नहीं है। ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़, ताम्र उद्योग अल्मोड़ा, कत्था उद्योग देहरादून। दोस्तों चारों ऑप्शन मैंने पढ़ दिए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कत्था उद्योग दोस्तों, ये देहरादून नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था क्या, हल्द्वानी। तो कत्था उद्योग दोस्तों हल्द्वानी, ताम्र उद्योग अल्मोड़ा, कालीन उद्योग पिथौरागढ़, ऊनी एवं वस्त्र उद्योग नैनीताल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर भी आपके 4 प्रश्न बनने वाले हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। सुरेंद्र सिंह वल्दिया का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों, ये नौकायन से संबंधित है। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन से इनका संबंध दोस्तों बैडमिंटन क्वीन इन्हें कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक एग्जाम में दोस्तों पूछा गया कि अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से। अब यहाँ पर तो आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं ना। तो एग्जाम में ये पूछा गया था कनिष्ठ सहायक 2018 में कि अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से दोस्तों, इनका संबंध वॉलीबॉल से। परीक्षा वाणी में यह सभी आपको मिल जाएंगे। स्नेहा राणा दोस्तों ये है जसपाल राणा की बहन। तो जसपाल राणा का संबंध दोस्तों किससे संबंध है, तो निशानेबाजी से। इसका सूत्र ऑप्शन नंबर डी। अगला उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। अब 4 यहाँ पर वन्यजीव विहार दे रखे दोस्तों। यहाँ पर नंदौर वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ ये अस्कोड वन्यजीव विहार पिथौरागढ़, केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग। दोस्तों ये कौन सा होगा इनमें से, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार दोस्तों ये है केदारनाथ वन्यजीव विहार।
उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा इसका सही उत्तर। तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार दोस्तों ये हो जाएगा केदारनाथ वन्य जीव विहार। स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 में। अगला प्रश्न है, कौन सी ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? वासुकी ताल, महासर ताल, डोडी ताल या सहस्त्र ताल? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महासर ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। डोडी ताल 6 कोनों वाला है, ये उत्तरकाशी में दोस्तों। सहस्त्र ताल टिहरी में है, महासर ताल ये टिहरी में ही है। बासुकी ताल दोस्तों टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। तो भाई बहन ताल हो जाएगा दोस्तों महासर ताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है, जल्दी जल्दी हम चलेंगे। नौगांव किस नदी के तट पर स्थित है? नौगांव दोस्तों किस नदी के तट पर है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तरकाशी में है ना नौगांव, और जगह भी है, कहीं 2 गांव है, कहीं 9 गांव है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यमुना में। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों जैसे माणा है ना, अब माणा सभी को पता है कि चमोली में जो प्रसिद्ध है। अब माणा दोस्तों हमारे गांव के बगल में ही, मतलब कि हमारे ग्राम सभा में ही आता है वो। तो माणा यहाँ भी है, तो इस तरह से है, उत्तराखंड में होता ही है। तो नौगांव दोस्तों जो प्रसिद्ध है ये हो जाएगा यमुना नदी के तट पर है, उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, कुमाऊं की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है? तो नैना झील नैनीताल वाली, झिलमिल ताल ये चंपावत वाली होगी, तड़ाक ताल अल्मोड़ा, या बैजनाथ झील बागेश्वर वाली? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बैजनाथ झील बागेश्वर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? यानी कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों वैसे तो मई में दिया गया था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2001 से माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर मई का भी है नहीं, 2 मई का है नहीं, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, अभी तक दोस्तों परीक्षा वाणी के ही प्रश्न आ रहे हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? बिल्कुल आसान है, अगर आपने ढंग से बुक पढ़ी हुई है तो इसका सही उत्तर आप दे पाएंगे। तो भोजपत्र दोस्तों, शायद आपने देखा भी होगा, कईयों ने नहीं भी देखा होगा। तो भोजपत्र को दोस्तों बर्च के नाम से जाना जाता है। इसका जो पत्ता होता है दोस्तों वो आपने देखा होगा। अगला है, राज्य में कब सिंचाई के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना चलाएगी? तो उत्तर प्रदेश उसी समय दोस्तों चलाई गई थी, क्योंकि पहले के ऑप्शन देखिए। तो राज्य में कब सिंचाई के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना चलाई गई दोस्तों? ये चलाई गई थी 1985 में। 1985 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हिंदी के प्रश्न भी आने बाकी हैं, जीके के प्रश्न भी आने हैं, बने रहिए। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से भेजा जाता है? तो उत्तराखंड में दोस्तों जो उत्पादित सेब होता है तो किस नाम से दोस्तों बेचा जाता है वो? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में बेचा जाता है न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी व दून घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? शिवालिक श्रेणी व दून घाटी में कौन सी मृदा मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। चारागाही मृदा, पर्वतीय मृदा, तराई मृदा या टर्सरी मृदा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टर्सरी मृदा। शिवालिक श्रेणी व दून घाटियों में मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंख शब्द का उचित बहुवचन है? आंख का दोस्तों आपको यहाँ पर अब बहुवचन बताना है दोस्तों। आंख का क्या होगा दोस्तों? आंख का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस तरह से आंख है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको भरना रहेगा, यहाँ सब प्रकार की वस्तुएं या वस्तु क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर यहाँ सब प्रकार की वस्तुओं, ये तो कुछ अटपटा लग रहा है, वस्तु उपलब्ध, सब प्रकार की वस्तु, तो वस्तु तो होगा नहीं ना, तो बहुवचन में ही आएगा। तो यहाँ सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, कुछ भी यहाँ से आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित शब्द के पर्यायवाची में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत? अब पंडित का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा इनमें से असंगत है? मनीषी पंडित का है, और विज्ञ यानी कि जो जानने वाला दोस्तों पंडित का है। कोविद ये भी पंडित के लिए। पयोधर दोस्तों ये समुद्र का है, समुद्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्वेच्छा शब्द के संधि विच्छेद हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। स्वेच्छा के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना रहेगा, स्वेच्छा दोस्तों ये जगह स्वधन इच्छा। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों, एग्जाम में गलती हो सकती है, ध्यान से आपको करना है। स्वेच्छा के लिए इसका जो संधि विच्छेद दोस्तों स्वधन इच्छा होगा, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आसानी से आप पहचान सकते हैं, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों? कीर्षाणु आग का है, हुतासन भी आग का, वहीन भी है।
सलील, तोय, कुछ याद आया दोस्तों? जल का है, जल का है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राज्ञ शब्द हेतु कौन सा विकल्प उसका समानार्थी नहीं है? निम्नलिखित में से प्राज्ञ शब्द हेतु कौन सा विकल्प उसका समानार्थी नहीं है? बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों। प्रज्ञ यानी कि दोस्तों इसका अर्थ चतुर भी होता है, विद्वान तो होगा ही होगा क्योंकि चतुर है, तो महाज्ञानी भी दोस्तों होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। इसका सही उत्तर होगा अवमति दोस्तों, ये नहीं होगा। अवमति आप समझ ही गए होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। अब आपको दोस्तों भले ही आप इसे ना पढ़ें पूरा, ये तुम, वह, तुम, मैं, इन को चारों को दोस्तों भी आप पढ़ लेंगे ना, इनको आप नहीं भी देखेंगे ना, तब भी इसका सही उत्तर आप टिक कर सकते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों ये आ जाएगा तुम, क्योंकि ये अन्य पुरुष में आएगा ना वह, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये याद रखिए, तुम लगता है, तुम लगता है गलत फहमी में हो, तो क्या बात है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो तुम से ही पहचान लिया, बाकी गलत फहमी में हो, ठीक है। ये अगला प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य। जबरदस्त क्वेश्चन है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार, रोमेटिक हेमेटिक परिवार, काकेशियन परिवार या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी भाषा परिवार, एकाक्षरी भाषा परिवार हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कब कब है दोस्तों पश्चिमी हिंदी की ट्रिक है, कब कब है? तो डोगरी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रही है, आंख बंद करके उत्तर आप टिक कर सकते हैं। डोगरी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। ब्रिज है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, बांगरू दोस्तों, बांगरू है, हरियाणवी, ये सभी हमारी पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत आती हैं। तो डोगरी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की अग्र अवृताकार संवृत ध्वनि है। तो कौन सी है दोस्तों हिंदी की अग्र अवृताकार संवृत ध्वनि? इनमें से कौन सी होगी दोस्तों? ये हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास दोस्तों किससे हुआ है? दोस्तों कुटिल लिपि से हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास दोस्तों कुटिल लिपि याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा इसमें से पहचानना है। तीर, अब तीर दोस्तों सारी जाति, भरत, तप या चिता, चिंता सॉरी चिंता, चिंता है सॉरी, और इसका जो दोस्तों चिंता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जरूर एग्जाम में आते हैं। तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा होगा? वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा दोस्तों? एक, कृपालु, आलू, मर्मज्ञ। दोस्तों इसका सूत्र का अनुवाद दोस्तों अनुपसर्ग लगा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों प्रत्यय रहित पूछा है तो उपसर्ग होगा ना वहां पर, या हो सकता है कोई इसमें उपसर्ग भी ना हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है। जल्दी से आपको बताना है, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द दोस्तों ये हो जाएगा अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके उसे कहेंगे दोस्तों अनिवार्य। अगला प्रश्न है, भला मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकता हूँ। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला है। दोस्तों ये जो भला है ना, ये आपको बताना है कि क्या है, संज्ञा है, क्या क्रिया है, अव्यय है या फिर सर्वनाम है। दोस्तों ये जो भला है ना, ये हो जाएगा अव्यय, अव्यय हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? अब महान्यायवादी दोस्तों, महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। और महान्यायवादी दोस्तों 6 वर्ष या 66 वर्ष वाला कुछ सीन है क्या? ऐसा दोस्तों नहीं है। ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत जो है ऐसा कतई नहीं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। दोस्तों कितने समय के लिए कर सकते हैं दोस्तों? 2 वर्ष के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति
विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। जबरदस्त क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति, परवर समिति, प्राकलन समिति या कार्य सलाहकार समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद भी दोस्तों आपको याद रखना होगा। अनुच्छेद दोस्तों आयोग न जाने कितनी बार पूछ चुका होगा कि संविधान संशोधन दोस्तों ये किस उल्लेख में अनुच्छेद में करके। तो अनुच्छेद दोस्तों 368, ये भी आपको याद रखना है। और भाग दोस्तों 20 में, तो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख दोस्तों इसमें है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। तो ये आपको याद रखना होगा। इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1972 ईस्वी में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको याद रखना होगा, अमेरिका से लेकर चीन तक। ये वाला प्रश्न भी आपको याद रखना होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों रिचर्ड निक्सन ने। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा। अगला, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर दोस्तों पेरिस संधि के फलस्वरूप दोस्तों कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर दोस्तों आप सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। तो पंजाब से होकर दोस्तों भारत में प्रवेश किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में रहा था? फैजी दोस्तों ये लिखता था, किसके दरबार में दोस्तों रहा था फैजी? ये हो जाएगा अकबर के दरबार में रहता था फैजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है, स्थापत्य कला का काल कहा जाता है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो ये हो जाएगा शाहजहां का काल, ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर का काल कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। संगमरमर का काल, शाहजहां का काल, 100 से 100 याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मुस्लिम राज का संस्थापक भारत में माना जाता है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों एम एन रॉय। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना होगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस का दोस्तों विभाजन कब हुआ था? प्रथम विभाजन दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो दूसरा हुआ था दोस्तों मुंबई वाले में 1918 में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, मुंबई 1918। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। ठीक है, अभी तक बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कुल मिला के ये प्रश्न पूछा गया। अब बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती करेंगे, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में। तो गलती यहीं पर होने वाली है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था? दोस्तों गांधी जी ने तो सिर्फ एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था दूसरा वाला। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? जबरदस्त क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? उस जलप्रपात का नाम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ये वेनेजुएला में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में दोस्तों
सारगैसो समुद्र स्थित है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो नीदरलैंड को तो हॉलैंड के नाम से जाना जाता था पहले, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला या जनसंख्या घनत्व वाला देश है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा हो जाएगा? चीन, बांग्लादेश, भारत या सिंगापुर? तो इसका सही उत्तर भी दोस्तों आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इनमें से ही है सिंगापुर या बांग्लादेश? दोस्तों इनमें से ही है। चलो ये दो ही ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है, बाकी ये दो ऑप्शन भी आपके सामने हैं। इन दो में से दोस्तों इसका सही उत्तर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, डैश करके आपको लिखना है। सिंगापुर या बांग्लादेश जो भी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ना गूगल कर लीजिए, कहीं से ढूंढिए, बताइएगा जरूर। अगला, उत्तर पश्चिम में स्थित वह पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में दोस्तों स्थित पर्वत हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर दोस्तों, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी आंध्रा में है, और कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है और किसके लिए प्रदेश? अब दोस्तों देखिए, राजस्थान, गुजरात, तो यही है बब्बर सील, काला हिरन। पहली बात दोस्तों आपको राज्य याद रखना है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है करके। दोस्तों ये है राजस्थान में, तो गुजरात वाला तो ऑप्शन 2 हट गया ना। अब ये काला हिरन के लिए या बब्बर शेर के लिए? दोस्तों ये राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? नीलगिरी पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु में, तो नीलगिरी में दोस्तों संबंधित जनजाति है, कौन सी है? ये आपको बताना है, बगदा, असुर, असुर कौन से हैं, सहरिया या मारिया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बगदा। याद रखिएगा बगदा है ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? राज्य बनराव, थारू, पुक्सा या फिर खरवार? तो ये आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा थारू, ऑप्शन नंबर बी थारू। दोस्तों आपको पता है कि यूपी उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, आप सभी को भली भांति पता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों थारू। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्रियों का अनुपात। दोस्तों पुरुषों की 1000 पुरुषों पर दोस्तों ये हो जाएगा 943 महिलाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर 1943, ऑप्शन नंबर ये डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ये दोस्तों आपके ऑप्शन है यहाँ पर, बिहार, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। दोस्तों केरल में है, तो यानी कि यहाँ का लिंगानुपात दोस्तों बहुत अच्छा है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक दोस्तों जरूर से कर दीजिए, और थोड़े प्रश्न बचे हैं। भारत में सेवा कर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। ये हो जाएगा 1994-95 में भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया, तो सेवा कर 1994-95। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? ये आपको बताना दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। राजकोषीय की नीति कौन तैयार करती है? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय दोस्तों राजकोषीय की नीति तैयार करती है। और एक होती है मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति दोस्तों कौन? ये हो जाएगा आरबीआई, आरबीआई ऑप्शन नंबर बी। तो राजकोषीय नीति दोस्तों ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों जीएसटी कब प्रारंभ किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से, आप सभी को बताया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसके लिए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था और कौन सा विधेयक था, ये आपको बताना है। 2-4 अभ्यर्थी बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में सभी को पता लग जाएगा, तो जरूर से दोस्तों बताइएगा कौन सा विधेयक था और कौन सा संविधान संशोधन था इसके लिए, जीएसटी के लिए। तो जरूर से आपको कमेंट बॉक्स में छापना दोस्तों इसका सही उत्तर, बाकी 1 जुलाई 2017 तो सभी को याद ही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया? एक प्रश्न दोस्तों यही बन जाता है प्रश्न से ही कि शून्य आधारित बजट अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा? दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब यहाँ पर जो है दोस्तों
अमेरिका ने शून्य बजट तकनीक को कब अपनाया था, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977 में, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल 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 दोस्तों, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला अज्ञान गरीबी और रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों। अज्ञान का संबंध जिस प्रकार गरीबी से है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको संबंध बताना है दोस्तों। शिक्षा, तो शिक्षा से धन, तो ऑप्शन नंबर सी ये होगा। धन से डॉलर, ये कुछ नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों शिक्षा धन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देवनागरी मूलतः किस भाषा की लिपि है। दोस्तों मूलतः पूछा है तो संस्कृत, बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देवनागरी मूलतः संस्कृत भाषा की लिपि है, बिल्कुल 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 याद रखिए। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। तो विद्यापति को दोस्तों जाना जाता है मैथिल कोकिल के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अवधि का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो अवधि का दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य दोस्तों ये हो जाएगा रामचरितमानस। तो रामचरितमानस दोस्तों किस भाषा में है, तो अवधि भाषा में। एक प्रश्न ये बन गया, गोस्वामी तुलसीदास की है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय दोस्तों ये है वर्धा महाराष्ट्र में। तो वर्धा महाराष्ट्र आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो ये है वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, 1953 या 1956। तो 53 का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1956। तो बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वीणा पाणी पर्यायवाची है। दोस्तों वीणा पाणी ये हिंदी का प्रश्न है। तो वीणा पाणी दोस्तों किसका पर्यायवाची दोस्तों, शारदा। शारदा यानी कि दोस्तों कौन, माता सरस्वती। अगला प्रश्न है, मतवाला के संपादक कौन थे। मतवाला दोस्तों एक पत्रिका है। अगर दोस्तों आपने पढ़ा है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से कवि हैं, तो आसानी से आप इसका उत्तर टिक कर सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, भारतेंदु हरिचंद दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो इसका क्षेत्र होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मतवाला के दोस्तों संपादक है। एग्जाम में भी दोस्तों ऐसा ही होता है, आयोग कुछ ऑप्शन बाहर के दे देता है, तो आसानी से आप ऑप्शन हटा सकते हैं, बाकी एक दो जो बच गए उस पर आप तुक्का मार सकते हैं, फिर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन में दोस्तों तुक्के तो लगाने पड़ते हैं, सभी लोग लगाते हैं, ऐसा भी नहीं है। निम्नलिखित में से व्यास सम्मान प्रथम बार प्रदान किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है। पहली बार दोस्तों व्यास सम्मान किसे दिया गया, इसका सूत्र हो जाएगा रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर मैं भी आपको कई बार पहले बताया है, और ये हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न है। राजेश जोशी, इलाचंद्र जोशी, हिमांशु जोशी, शेखर जोशी। तो कौन से साहित्यकार दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, इसका सही उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, पहले भी दोस्तों कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ इसका सही उत्तर। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जुड़ जाएगा, हो सके दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए।